नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में नगरपालिका परिषद में औचक निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश कर्मचारी आयोग के मंत्री लालमणि ने खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का सपना है, उसी कड़ी में आजमगढ़ जिले की नगरपालिका परिषद और सभी नगर पंचायतों का सर्वेक्षण कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सफाई आयोग का उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री घोषित किया गया है। 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और जो विकास से कोसों दूर हैं, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं लाल बाबू वाल्मीकि, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन, उसी के कड़ी में मैं आजमगढ़ के जनपद के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत का सर्वेक्षण कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें उपाध्यक्ष राज्य सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोनीत किया है। और मैं इस वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार समाज, जो पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश में सफाई स्वच्छता के पेशे में लगे हैं, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास से कोसों दूर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको चेहरे पर चमक लाने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी को, बीजेपी सरकार को आवश्यकता पड़ा तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को भी हम लोग सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराएंगे। और उसी के कड़ी में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में सफाई का सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कितना नगर निकाय जो है सफाई व्यवस्था करा रही है, और जहां पर कमी है वहां उस अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ा तो उसके दंडात्मक भी कार्रवाई शासन हमारा उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो है समाज के सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, छात्र हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, चाहे किसी वर्ग का लोग हो, पटरी दुकानदार हो, मुसहर समाज हो, अनुसूचित समाज में सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्वच्छकार समाज, बांसकोर समाज, धानुक समाज, इन जातियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास कराने में, उनको मजबूत जो उनकी चेहरे पर चमक लाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री रात दिन 24 आवर्स काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे में बंद तोता कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को हल किया जा सकता है अगर उन्हें उनके साथ बात करने की स्वतंत्रता दी जाए। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े, क्योंकि जनता को परेशान करने में कुछ हासिल नहीं होगा। जनता ही उसकी जान है। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस करने की मांग के सवाल पर कहा कि ये मेरी मांग नहीं, मेरा हक है। कृषि सुधार कानूनों के नाम पर किसानों को बर्बाद करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के इतने ही हितैषी होते तो 3 माह से आंदोलन नहीं चलता होता और 225 किसान शहीद न होते। उन्होंने कहा कि किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताकर प्रधानमंत्री अपनी गरिमा न खोएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी अच्छे राजा और शासक की तरह बात करें, हम बातचीत से पीछे नहीं हैं। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए, एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले नरेश टिकैत ने कहा था कि यदि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत तजुर्बा है, किसानों को उन पर विश्वास है, किसानों से बातचीत में उन्हें आगे आना चाहिए। नरेश टिकैत ने दावा किया था कि उन्हें किसानों के हितों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जा रहा। कृषि कानून राष्ट्रीय मुद्दा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को भी केंद्र सरकार इस मुद्दे में शामिल करे।
तभी कोई हल निकल सकता है। उन अधिकार तो पिंजरे का तो हमने वैसा नहीं कहा, पिंजरे का तो उन्होंने बना रखा है, उसे कैद कर रखा है, उसमें बहुत कुछ हिम्मत है, हम भी उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये उन्हें आज़ादी दो, उन्हें खुले मंच से उन्हें कहा जाए तुम किसानों के बीच में जाओ और फैसला करो। कल तक राजनाथ सिंह किसान की बात करते थे, आज वो क्या वजह है? नहीं, उनके मन में किसान के प्रति है बहुत कुछ है, बात सिर्फ वही है कि वे बंधन में है, वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, वे सरकार के खिलाफ कैद है। एक उनके पंजे में, उसमें शिकंजे में है, वे उससे फालतू नहीं बोल सकते। सब कुछ लोग ये सब ठीक चल रहा है। और देश के कुछ राज्यों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के बाद केंद्र ने इन राज्यों में उच्च स्तरीय टीम की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तरीय टीम भेजी गई। टीम कोरोना के बढ़ते मामलों का पता लगाएगी, साथ ही RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड-19 के प्रसार को कम करने का काम करेगी। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.25% हो गई है। मंगलवार को 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए थे। इसके साथ ही अब तक 1,07,00,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को देश भर में 13,742 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कोविड मामलों की कुल संख्या 1,10,30,176 हो गई। फिलहाल देश में 1,47,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। वहीं देश के 6 राज्यों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के बाद से दिल्ली सरकार ने कुछ राज्यों के यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के यात्रियों को 26 फरवरी से 15 मार्च तक दिल्ली में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सहित 7 अन्य देशों भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए गए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत का आभार जताया। अशरफ गनी ने कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण समय में वैक्सीन दी है, इससे बड़ा तोहफा अफगानिस्तान के लिए दूसरा नहीं हो सकता। भारत की ओर से अफगानिस्तान को 5 लाख वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई है। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन ने भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों में सबसे पहले उन्हें वैक्सीन मुहैया कराया गया, इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सका है। उत्तर प्रदेश के बांदा में रात बदमाशों ने एक किसान परिवार के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि ये पूरी घटना मारका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुबे का पुरवा गांव की है। संतोष गौतम ने बताया कि आधी रात के करीब 6 लोग छत के रास्ते से घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और बाद में सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद करके बक्से और अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद घरवालों ने किसी तरह से दरवाज़ा खोला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों से पूछताछ की और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। संतोष गौतम ने बताया कि घर से करीब 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति ले जाने का अनुमान है। यहाँ कल रात में लोग खाना खाने के बाद जब सो गए तब कुछ अज्ञात लोग यहाँ आए छत के रास्ते और आकर के सीधे इन लोगों पे लोहे के राड से वार करने लगे। जब उन्होंने बुरी तरह से भैया को पीटा, मम्मी को पीटा और भाभी को पीटा, काफ़ी घायल होने पर भी उन लोगों को बंधक बना लिया गया। आंगन में बैठाए, सीधे गन लगा दिए, बोलते हम मार के जाएंगे, अपना सोना निकालो।
कैश दो। भैया ने कहा सारा घर पड़ा है, अपना कैश निकाल लो, जहाँ हो कुछ भी हो जो मेरे पास ले जाओ। जो वो लोग पाए सब लूट पाट के ले गए और इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी कुंडी भी बाहर से लगाई गई। अब ये लोग बंद थे कमरे में तो वहाँ से निकल नहीं पाते, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, भैया का मोबाइल फ़ोन ले गए। फिर वो भैया ने खिड़की तोड़ी तो उससे पलक को बाहर भेजा और पलक बाहर आई तो दादी की खटिया में एक मोबाइल छोटा सा तकिए के नीचे पड़ा रह गया था, उसको लेकर के गए और उससे भैया ने चाचा को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया और फिर सब लोग यहाँ आए। जब तक सब लोग आए तब तक ये लोग काफ़ी बेहोश हो चुके थे, मतलब बहुत घायल थे। फिर इनको बबेरू ले जाया गया, बबेरू से वो उनको बांदा के लिए रिफ़र किया गया। वो बांदा में है इस समय हॉस्पिटल में। हाँ, वो लोग कह के गए हैं कि अपना जो सोना हो तिलौसा पे रखो। हम लोगों का गांव तिलौसा है तो तिलौसा पे रखा हो उसको सब मंगा लीजिएगा, आज हम लेने आएंगे, नहीं हम तुमको फिर जान से मार देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अपील का असर आज बागपत में भी देखने को मिला, जहां एक किसान ने अपनी 10 बीघा सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि राकेश टिकैत की अपील पर उसने अपनी फसल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों किसानों से अपील की थी कि किसान अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दें। आंदोलन से जुड़े राकेश टिकैत की अपील पर बागपत के बिनौली के एक किसान संजीव कुमार ने अपनी 10 बीघा सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और इन कानूनों को रद्द कराने के लिए टिकैत की अगुवाई में किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों से अपनी खड़ी फसल जोत देने की अपील की थी, इसलिए उसने आज अपनी 10 बीघा सरसों की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। हमने जो चौधरी राकेश टिकैत जी ने निर्देश दिया है हम लोगों को, हम सभी किसान भाइयों को, कि फसल नष्ट करके हम अपना विरोध जतावें, दर्शावें, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा है। हम लोग दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पुलिस लाठियाँ बजा रही है, वहाँ व्यवस्था, हम लोग पता नहीं कितनी परेशानियों में, विपरीत परिस्थितियों में किसान वहाँ पड़ा है, भूखा प्यासा, और हम लोगों के पास कोई और साधन है नहीं। चौधरी साहब ने जैसे कहा उसका अनुसरण हम कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फसल नष्ट कर रहे हैं। अभी आपने कितने रकबे में ट्रैक्टर चलाया? ये लगभग 2 एकड़ ज़मीन, लगभग 10 बीघा होता है ये 2 एकड़, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? ये शुरुआत है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सभी किसान भाई, सभी पूरे गांव ने ये पंचायत करके निर्णय लिया है कि जैसा राकेश टिकैत कहेंगे ऐसा ही हम लोग करेंगे और बार बार करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न अंग बन गए हैं। योजना के पूरे होने पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे होने पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश को योजना को तेजी से लागू करने और अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र को तेजी के साथ आधार और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी सम्मानित किया गया। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा कराती है। सरकार ये राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी की थी। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ था। यह दिन देश के इतिहास में और कृषि और किसान के इतिहास में आने वाले कल में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मील के पत्थर के रूप में इस दिन को लोग याद करेंगे। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने एक एक करके सिगरेट के गोदाम पर धावा बोलकर लाखों रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने विरोध करने पर धारदार हथियारों से सिक्योरिटी गार्ड का गला काट दिया। गार्ड को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस बदमाशों ने गोदाम पर धावा बोला और सिक्योरिटी गार्ड का गला काटकर करीब 25 लाख रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना बीटा 2 क्षेत्र में वेनिस मॉल के पास एक आईटीसी का गोडाउन है, जिसमें रात्रि बदमाशों ने लूटपाट की है और इसमें गार्ड के चोटिल भी किया है। उसके गर्दन पे चाकू लगा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। और सिगरेट के कार्टन छोटा हाथी में भर के ले गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, कितने के कार्टन ये बता रहे हैं और कितने बदमाश? ये अभी पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, हमको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। और इसमें कुछ नामजद बदमाश भी किए गए हैं, जिनको पहले इन्होंने अपनी कंपनी से निकाला है, उनको भी नामित किया गया है। इस घटना का शीघ्र ही हम अनावरण करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर और उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने से दुखी किसान ने अपने खेत में खड़ी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इधर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने किसानों से आवेश में आकर अपनी फसलों को नष्ट न करने की अपील की है। बुधवार को ग्राम प्रतापपुर निवासी ओंकार सिंह ने अपने 4 बीघा खेत में खड़ी गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। सूचना पर क्षेत्र के किसानों ने खेत पर पहुंचकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ओंकार सिंह ने कहा कि एमएसपी लागू न होने के कारण गोभी बाजार में 1 से 2 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि इसे बाजार में ले जाने का खर्चा 3 से 4 रुपए प्रति किलो आता है। उधर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि जिले के किसान सरकारों पर अन्य लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके दबाव बनाएं, अपनी फसलों को नष्ट न करें। मेरा नाम धनवीर शास्त्री, मैं गांव का पूर्व प्रधान, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ये राकेश जी, माननीय राकेश जी ने, क्योंकि आंदोलन चल रहा था इन किसान ये काले कानूनों के उसमें फसल जितवा देंगे, उनके आह्वान पर फसल में कुछ मिल नहीं रहा। 70 रुपए की लागत कटाई बनाई वो आ रही है, 50 का कट्टा बिक रहा। 3 महीने की फसल में नराई, गुड़ाई, खाद, बिचाई, पानी, एक नए पैसा मिलना तो मिलना, ये घर से और चले गए। इसमें कम से कम 50,000 का लोग, अगर गेहूं होती तो 50,000 की, 50,000 का लॉस आ गया और मिला कुछ नहीं है। तो ये तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के आह्वान पर भी हम फसल जुटवा देंगे। हम ये किसान उनके आह्वान पर फसल जो कुछ मिल नहीं रहा, एमएसपी कुछ नहीं, तो इसलिए हमारा विरोध, सरकार के कान खुले। सरकार में जो वहां गूंगे अफसर बैठे हैं, गूंगे नेता बैठे हैं, ये सुन नहीं रहे कि हमारी ये किसान क्या खा रहा होगा। वो तो एसीओ में रह रहे हैं। ये हमारा विरोध है पक्का कि भी किसान क्या नहीं कर सकता। जैसे सर छोटू राम ने कही थी कि मेरी गेहूं 10 रुपए मन जाएगी, वो 6 रुपए मांग रहे थे कि हम खेत में गेहूं को जलवा दूंगा परंतु 10 रुपए से नीचे नहीं दूंगा। तो किसान, इसलिए ये हमारा भारी विरोध है। किसान फसल को
अन्न पैदा करता है और इनको खुलवाता है, ये खाने के लिए भी किसान के लिए, परंतु उसका किसान के लिए भी तो उसके बाल बच्चे हैं, उसके भी चाहिए। हमारा ये विरोध है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसान को एमएसपी और तीनों कानूनों के उसमें एमएसपी तो बिल्कुल होना चाहिए कि कोई कहीं भी ले, मंडी के बाहर या अंदर, ये किसान की फसल को एमएसपी से कम रेट में कोई ना बेचा जाए। और गन्ने का भुगतान नहीं हुआ मेरे यहाँ का 3 साल, ये 300 करोड़ का तो इस वर्ष का हो गया, 100 करोड़ रुपया पिछले साल का बचाया। और तो ये राणा जी कह रहे थे अभी मैंने ये कर दिया और मिलों का हो गया, इस मिल पे भी तो ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा सख्त विरोध है और मैं इसलिए अपनी फसल को हमने जगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 अहम फैसले हुए और एक विषय पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने आईटी, हार्डवेयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दे दी। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत को मंजूरी दी है। 1 मार्च से 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से ऊपर जिन्हें कोई अन्य बीमारी है, ऐसे लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के अगले चरण में देश भर में 10,000 सरकारी केंद्रों में टीका मुफ्त लगेगा, जबकि करीब 20,000 निजी चिकित्सा केंद्रों में इसके लिए शुल्क देना होगा। शुल्क के निर्धारण के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित पक्षों से बात कर फैसला लेगी। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। मेरठ में कुख्यात माफिया बदन सिंह उर्फ बद्दो के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह उर्फ बद्दो के बंगले को ढहाने के बाद प्रशासन ने उसकी जमीन को भी कब्जे में ले लिया। इसके अलावा बंगले के मलबे को भी कुर्क कर लिया गया है। कुर्क के बाद प्रशासन ने उसकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने थाना टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके में बदन सिंह की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। ब्रह्मापुरी सीओ को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार बदन सिंह उर्फ बद्दो के खिलाफ ब्रह्मापुरी थाने ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बदन सिंह द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि करीब पिछले 2 साल से बदन सिंह उर्फ बद्दो फरार चल रहा है। बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को मेरठ के एक होटल से फरार हो गया था। उस दिन वह फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद कोर्ट पेशी पर आया था। बदन सिंह की फरारी में सहयोग करने वाले 17 लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो, जिस पर 43 मुकदमे पंजीकृत हैं, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी तकरीबन 1.25 करोड़ की संपत्ति को, जो कि अचल संपत्ति है, उनके आदेश के क्रम में जब्त कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे की विधिक कार्रवाई में क्या इसके अपराध से अर्जित जो अन्य संपत्तियां हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है। ज्यों ही उसके अच्छे और प्रमाणिक साक्ष्य मिल जाएंगे, उस संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और इसकी गिरफ्तारी के भी
सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नए कृषि कानून पर भारतीय किसान यूनियन का विरोध बेशक राजधानी दिल्ली में कम हो गया हो, लेकिन अलग अलग शहरों में चिंगारी अभी सुलग रही है। करावली के जाट बाहुल क्षेत्र में किसान नेता राकेश टिकैत ने गर्जना करते हुए कहा कि इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि आने वाले समय में विरोध की ज्वाला बहुत तेजी से धधकेगी। टिकैत ने कहा कि यदि किसान भाइयों को जमीन बचानी है तो देश के लुटेरों से लड़ाई लड़नी होगी। करावली में मोनी बाबा आश्रम में मिनी स्टेडियम में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर व्यापारियों को लाभ नहीं दिया जाएगा। किसान अपने ट्रैक्टरों में अभी से डीजल भरवा लें, क्योंकि फिर सरकार भरवाने नहीं देती। जल्द ही 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों का हित उन्हें याद नहीं रहता। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं, लेकिन अपने मंत्री, सांसद, पूर्व विधायकों से वेतन पेंशन छोड़ने की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी। 24 घंटे सेवा करने वाली पुलिस को पेंशन नहीं मिलती, जबकि पूर्व सांसद, विधायक को पेंशन दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी खाप पंचायत के लोग दिल्ली कूच के लिए तैयार रहें। आंदोलन में शामिल हो मेरे युवा बहुत आए हैं। आप अपनी जमीन, आपको अगर अपनी जमीन बचानी है, आपको खेती बचानी है, आपका होली का दुल्हनी का त्योहार आ रहा है, आप अपनी जमीन, अपने खेत की मिट्टी से आप तिलक करो, उससे मिट्टी से होली खेल लो। जो नौजवान अपने खेत की मिट्टी को अपने बदन का लगाएगा और जमीन नहीं बेचेगा, उसकी रक्षा करेगा, 20 साल में आपकी जमीन नहीं बचेगी। जिस तरह के षड्यंत्रकारी है, आपकी जमीनें नहीं बचेगी। ये लुटेरे हैं, ये देश को लूट के भागेंगे, ये देश को लूट के भागेंगे। इन लुटेरों से देश को बचाना है तो लोग कर लेना। दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा के खड़े कर दो। दिल्ली के जो वोट क्लब पे जो पार्क है ना, हम बताएंगे उसमें खेती होगी। वोट क्लब का अब की बार चलेगा ट्रैक्टर, वही अब की बार चलेगा। कैसे चलेगा ट्रैक्टर? ये कहते हैं जी फसलों की कीमत बहुत दे रहे हम। हमने कहा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बोर्ड बनाओ पूरे मेंबर पार्लियामेंट का, वहां पर पार्क है, वहां पे उसमें आप गेहूं की, धान की, सरसों की खेती करो। ट्रैक्टर चलने से बेचने तक उसका क्या फार्मूला है? जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वो उसको आप नफा गुना लगावे, उसमें क्या नुकसान हो रहा है उसके आधार पर आप फसलों के रेट तय करो। ये नहीं कर रहे। ये गैस की सब्सिडी छुड़वा सकते हैं पब्लिक से। हमने कहा भारत सरकार को कि एक बार कॉल ये भी करके देख लो कि आपके मेंबर पार्लियामेंट, विधायक और एमपी कितने हैं जो वो छोड़ना चाहते हैं अपनी पेंशन। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान की निंदा की है। अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेशों के बीच में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा था कि राहुल गांधी दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली है। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कल तिरुवनंतपुरम में कहा कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे तो उन्हें एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी और केरल आना उनके लिए ताजगी भरा रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ के लोग गहराई से मुद्दों में दिलचस्पी लेते हैं। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा इलाके में बंगाल पुलिस पर परिवर्तन यात्रा रोकने का आरोप लगाया है। परिवर्तन यात्रा रोके जाने के खिलाफ बीजेपी नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेता धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं की मांग थी कि परिवर्तन यात्रा पहले से निर्धारित मार्ग से ही गुजरे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा उत्तर 24 परगना के
कांचरापाड़ा इलाके के कापा मोड़ से गुजर रही थी। उसी समय पुलिस ने यात्रा को रोक दिया और रास्ते में बैरिकेड खड़ा कर दिया। हापुड़ के विकासखंड सिंबावली क्षेत्र में हरोड़ा रोड पर कई माह से हो रहे जलभराव की शिकायत समाज सेवी सरदार राजेंद्र सिंह ने एसडीएम से की। शिकायत के आधार पर एसडीएम और तहसील प्रशासन ने रोड पर हो रहे जलभराव का निरीक्षण किया, जिसमें रोड की दोनों साइडों पर हो रहे निर्माण कार्य को जल्द करके अतिक्रमण को जल्द ही हटाने का आश्वासन दिया और कहा कि जलभराव से मुक्ति के लिए रोड का भी निर्माण कराया जाएगा। उधर समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने कहा कि रोड पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। शिकायत के आधार पर जलभराव का निरीक्षण किया गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। पीडब्ल्यूडी का रोड है, पिछले कम से कम 7 साल से इसकी मरम्मत कभी कभी लेपन कार्य हम लोगों ने मेहनत करके कराया था। अब इस पे पानी की निकासी ना होने की वजह से ये नया हाईवे बन रहा है, इन्होंने पानी रोक दिया। पहले पानी जहाँ भी जाता था अस्थायी तौर पे, लेकिन अब ये सड़क पे भर रहा है। 22 गाँवों का रास्ता है, यहाँ जनता आती जाती परेशान है। तो हमने गुहार लगाई थी उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, ज्ञापन भी दिया था। तो आज इसको ये देखने आए थे, इसका समाधान करने के लिए। यहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो इसका समाधान होना ज़रूरी है। जनता परेशान है, स्कूल खुल चुके हैं, किसानों की बुग्गी बैठ जाती हैं, रात ट्रोला भी पलट गया था। तो ये जन समस्या है। यहाँ जलभराव की समस्या बहुत दिन से है, यहाँ निकलना दुभर हो गया है। इसके लिए आज एसडीएम साहब ने दौरा किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीती 3 जनवरी को चोरी हुई इंसास राइफल को आखिरकार बरामद कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मजदूरी करने वाले एक पिता ने पड़ोसी युवक की हत्या के लिए पुलिसकर्मी की राइफल चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी और राइफल को कारतूस समेत बरामद कर लिया। यह सीसीटीवी फुटेज बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के सीएससी कसेर कला का है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल अनुज कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी, मगर वैक्सीन ड्यूटी सुरक्षा में कांस्टेबल अनुज कुमार उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर जानकारी की गई तो पता चला कि अनुज कुमार को सुरक्षा के लिए दी गई इंसास राइफल चोरी हो चुकी है। मामले की जानकारी होते ही मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्वाट टीम ने पूरे 1 महीने बाद नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल नाम के एक मजदूरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपी किशोरी लाल से इंसास राइफल और उसकी मैगजीन में लगे सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं। आरोपी किशोरी लाल ने बताया कि उसके 17 वर्षीय बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसका दोषी किशोरी लाल अपने पड़ोसी प्रमोद को मानकर चल रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले पड़ोसी प्रमोद ने ही किशोरी लाल के बेटे के साथ मारपीट की थी। पेशे से मजदूरी करने वाला किशोरी लाल अपने बेटे की मौत से इतना दुखी हो गया था कि कांस्टेबल अनुज कुमार की इंसास राइफल चोरी कर ली और पड़ोसी प्रमोद की हत्या की योजना बनाने लगा। लेकिन वक्त रहते सीएससी अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि राइफल को किसने चोरी किया है। पुलिस ने बीती रात किशोरी लाल को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया और बरामद हुआ है। 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर सीएससी पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल, जो अभियुक्त है, उसका पुराना परिचित था, जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था। तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा, पीछे पीछे भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम जहाँ पे राइफल
तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था। वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुंचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। सर, किस चीज़ के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है? और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है और मैगजीन को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया है। बाद में जब इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हुई तो इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया उस कांस्टेबल के खिलाफ और इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसके बारे में जब उस सिपाही से गहराई से पूछताछ की गई तो वो बहुत अधिक बताने में समर्थ नहीं था। पहले उसने इसे अपने मामा का लड़का गार्ड के लोगों को बताया था, लेकिन जब पूछताछ में जो जानकारी आई उसमें केवल इतना पता चला कि वो केवल पहचानता है। सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर बहुत अधिक प्रयास करने पर इस अपराधी की पहचान एस्टेब्लिश हो पाई कि ये नवल किशोर है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ किराए के कमरे में रहता है। मूल निवासी सलेमपुर थाना क्षेत्र का है। फिर हमारी सारी टीमें इसकी तलाश में लग गई। इसके सारे रिश्तेदार, परिवारीजन भी इसके तलाश में हमारा सहयोग करते रहे और बहुत काफ़ी प्रयास के बाद रात में इसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। उसमें इसकी लोकेशन पानीपत में आई। उस लोकेशन के आधार पे हमारी टीम देर रात पानीपत पहुंची और सड़क के नीचे एक दुकान के सामने बाहर लेटा हुआ था, वहाँ पे इसको जो है उठाया गया और फिर इसकी निशानदेही पर वो चोरी गई राइफल और 30 कारतूस मैगजीन बरामद कर लिए गए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मछुआरों के जीवन को करीब से देखने और समझने के लिए उनके साथ समुद्र में डुबकी लगाई। इससे पहले नौका में सवार होकर वो केरल के कोल्लम तट पर पहुंचे और जब मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो वह भी बाकी मछुआरों के साथ पानी में उतर गए। राहुल तट पर पहुंचने से पहले करीब 10 मिनट तक मछुआरों के साथ तैरते रहे। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि वह हमें बताए बगैर ही पानी में उतर गए। हम सभी दंग रह गए, लेकिन वह बहुत सहज दिख रहे थे। वह करीब 10 मिनट तक पानी में तैरते रहे और एक अच्छे तैराक हैं। बाद में राहुल के समुद्र में डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। राहुल के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल और टीएन प्रतापन सहित पार्टी के 4 नेता मौजूद थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मछुआरा समुदाय की समस्याओं को भी सुना। नौका के मालिक बीजू लॉरेंस ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने उनसे उनके परिवार और आमदनी के स्रोत के बारे में काफ़ी कुछ पूछा था।